औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डायबिटीज़ और रमज़ान के हवाले से बातचीत करेंगे, क्योंकि रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है और अभी तीसरा रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसमें हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल चीज़ें शुगर के मरीज़ों के लिए जो रमज़ान में प्रॉब्लम आती है उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के मरीज़ों की बहुत कसीर तादाद है और उनमें बहुत ज़्यादा मुस्लिम ममालिक में भी शुगर के मरीज़ हैं। और उन शुगर के मरीज़ों में एक तहकीक के मुताबिक 50% से ज़्यादा लोग जो है वो टाइप 2 वाले पेशेंट जो है रोज़ा रखते हैं, और जब वो रोज़ा रखते हैं तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या मसाइल का सामना करना पड़ता है, और उन्हीं मसाइल को हल करने के लिहाज से इस वेबिनार का इंतज़ाम किया, जिसमें हम मुख्तलिफ पॉइंट्स जो बताएंगे। सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो ये होती है कि भाई शुगर का मरीज़ रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम कुरान की सूरह बकरा की आयत को लेते तो उसमें रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन साथ साथ उसमें लिखा हुआ कि कुछ लोग जो बीमार हैं और सफ़र में हैं या कोई प्रॉब्लम है तो उनको इसके एग्जम्पशन भी मिली हुई है। तो इसी तरीके से टाइप 2 वाले जो शुगर के मरीज़ रहते हैं वो अक्सरियत की तादाद रोज़ा रख सकती है, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे हैं कि जिनको रोज़ा रखना जो है वो अलाउ नहीं होता, और फिजिशियन जब उनका चेकअप करता है, उनके सारे टेस्ट वेस्ट करते हैं तो फिर उनको हम अलाउ नहीं करते रोज़ा रखना। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ा रख सकते हैं तो किस तरीके से रखा जाए। ये बहुत ही अहम सवाल है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो शुगर के मरीज़ हैं उनको रिस्क की मुख्तलिफ दर्जों में डिवाइड करते हैं, जिसमें वेरी हाई रिस्क ग्रुप है जिनको हम रोज़ा अलाउ नहीं करते, जिसमें अगर वो जिनको शुगर डाउन या हाई जा रही हो और 300 प्लस हो, या जिनके अंदर लास्ट 3 मंथ्स के दौरान बहुत सीवियर हाइपो यानी लो शुगर का अटैक हुआ हो, और जिनको दिल के आर्जे या गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं, तो उनको हम जो है वो रोज़ा अलाउ नहीं करते, इनको वेरी हाई रिस्क ग्रुप में कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मीडियम और लो रिस्क ग्रुप होता है जिनको हम रोज़ा अलाउ कर देते हैं, लेकिन उनकी दवाओं और उनकी इंसुलिन के अंदर कुछ तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, और इसीलिए हम अपने मरीज़ों से कहते हैं कि रमज़ान से कबल अपने मालिश से मशवरा करके दवाओं में रद्दोबदल जो कर सकते हैं। दवाओं में रद्दोबदल जो किया जाता है अमूमन इस तरह से किया जाता है कि जो दवा आम तौर पे नहार में ली जा रही होती है उसको हम इफ्तार के वक्त देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती हमारे पेशेंट यही करते हैं कि जो दवाई नहार में ली जाती है वो सहरी में खा लेते हैं, जिससे उनको लो शुगर होने का खतरा हो जाता है। तो हम उनको ये अलाउ करते हैं कि आप इफ्तार के वक्त जो है वो गोली ले लें, और अगर कोई खाने के बाद वाली गोली इस्तेमाल कर रहा है तो उनको हम ये कहते हैं कि आप दोनों टाइम यानी सहरी और इफ्तार पे जो है वो ले सकते हैं। इंसुलिन वालों पे जो रोज़े के हवाले से पहले इतनी ज़्यादा तहकीकात नहीं थी, तो उमूमन इंसुलिन वालों को रोज़ा मना कर दिया जाता था, लेकिन अब चूँकि कुछ नई इंसुलिन आ गई हैं और कुछ इंसुलिन के हवाले से कुछ अवेयरनेस बढ़ गई है, तो अब उनको भी हम रोज़ा रखवा देते हैं, लेकिन उनको हम बहुत ही यानी काउंसलिंग यानी उनका पहले से समझाते हैं, बताते हैं कि भाई आप जो है वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और डोजेस को एडजस्ट करवाएं। और डोजेस की एडजस्टमेंट जो उमूमन डॉक्टर ही करेगा, लेकिन मैं वैसे बता दूं कि उमूमन जो खुराक दिन में ले रहा था उसको हम इफ्तार पे कर देते हैं, और जो शाम वाली खुराक उसको हम सहरी में आधा या 1/3 जो है वो दे देते हैं। इस तरीके से बहुत सेफली जो है वो रमज़ान की डोज की एडजस्टमेंट करके होता है। लेकिन इसमें ये मैं कहूँगा कि जितने भी मरीज़ आते हैं वो अपने मालिश से लाजमी मशवरा रखें और उनके साथ रमज़ान मुबारक में भी राब्ते में रहें। और जो दूसरी अहम चीज़ों के अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ आती है वो शुगर की मॉनिटरिंग या शुगर का चेक करना है। उमूमन हम जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये कहते हैं कि आप आम दिन में भी अपनी शुगर को मुख्तलिफ अवकात में चेक करें, नहार मुँह नाश्ते के बाद, इस तरीके से खाने और दोपहर और रात के खाने से पहले बाद में भी हम करवाते हैं। रमज़ानुल मुबारक में सेफ फास्टिंग यानी कि महफूज रोज़े के साथ
मॉनिटरिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए, यानी आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा करना चाहिए। एक आम तौर पे बहुत से लोगों के अंदर ख्याल है कि रमज़ान में वो शुगर चेक नहीं कर सकते, ये बहुत आम ख्याल लोगों में है। तो उनको ये बता दें कि जितने भी हमारे फ़िक़े हैं, लोग हैं मज़हब के, उन सब में रमज़ान के अंदर शुगर की चेकिंग को अलाउ किया हुआ है। मॉनिटरिंग से कोई रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉनिटरिंग करने की जो औकात है वो बहुत ही जो सबसे ज़्यादा अहम है वो एक इफ्तार से पहले है, जो उम्मूमन आमतौर पर नहारमू की जगह हम रिप्लेस करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी रेंज जो हम बताते हैं वो 80 से 110 जो उम्मूमन फास्टिंग की रेंज होती है। इसी तरीके से इफ्तार के 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद रैंडम शुगर होती है, उसमें भी हम वही रेंज रखते हैं जो 80 से 140 160 तक की रेंज के अंदर रखना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद, और इस एक और अहम जो टाइम है वो है सहरी खाने के बाद। सहरी खाने के बाद भी हम कहते हैं कि उससे चेक कर लें, अगर वो 2 घंटे बाद करे तो ठीक है, नहीं तो 3 से 4 घंटे बाद भी हम कह सकते हैं कि वो कर ले। या अगर कोई लोग सहरी करके सो जाते हैं और 10 11 12 बजे उठते हैं तो उस टाइम पे भी जो है चेक करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आमतौर पे हम शुगर मॉनिटरिंग की जो रेंज है उसमें हम रिलैक्सेशन दे देते हैं। उम्मूमन हम 80 से 110 के दरमियान रखते हैं, लेकिन इस टाइम पे हमें 100 से कम नहीं रखनी होती है, क्योंकि उसे दिन भर रोज़े को साथ गुजारना होता है। तो इसमें 100 से 160 और बाज़ अथॉरिटी कहती है 180 तक भी जो है वो रखी जा सकती है। तो मॉनिटरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि मरीज़ को पता चलता रहता है कि शुगर जो है वो कितनी आ रही है, और उसमें जो 3 बड़ी बड़ी जो पेचीदगियाँ जो उम्मूमन रमज़ान में देखी गई हैं, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया यानी हाई शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया और डिहाइड्रेशन, इन 3 चीज़ों को जो है वो हम एसेस जो है वो कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और रमज़ान के दिनों में हमें अपने मरीज़ों को यही कह देना है कि इस चेकिंग से गाफिल ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी मॉनिटरिंग को जो है वो करते रहें, सारी चेकिंग करते रहें। हाइपोग्लाइसीमिया जो उम्मूमन यानी लो शुगर ज़्यादातर हमें दिन के औकात में मिल सकता है, जिसमें मरीज़ अगर प्रॉपर सहरी ना करे और बहुत डाइट को अगर वो ना रखे। और हाइपरग्लाइसीमिया उम्मूमन हमें इफ्तार के बाद मिलता है, जिसके अंदर हमें जब हम बहुत ज़्यादा इफ्तार के अंदर ऐसी मीठी चीज़ें और उनका इस्तेमाल जो है वो कर रहे होते हैं। और उम्मूमन जो गर्मियों के रमज़ान आ रहे हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन का चांस होता है, तो इसीलिए हम मरीज़ों को ये एडवाइस करते हैं कि इफ्तार से सहरी तक जिस हद तक अपनी फ्लूइड्स यानी पानी की जो कमी है उसको जो है पूरा करते रहें, और पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखें, ताकि जो है वो डिहाइड्रेशन वाले प्रॉब्लम से जो है वो हल कर सकें। मॉनिटरिंग जो शुगर की बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक और बहुत ही अहम पहलू जो है वो ये है कि किसी भी मरीज़ को रमज़ान से पहले उसको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी एजुकेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है व्हेन टू ब्रेक द फास्ट। बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मरीज़ जिनको हम रोज़ा अलाउ करते हैं कि वे रोज़ा रखें, और वो नहीं रख रहे होते इस डर खौफ से कि कहीं शुगर लो ना हो जाए। तो उसमें हम एक बहुत बड़ी यानी इसमें हमारे पास एक छूट मौजूद है कि अल्लाह ना करे कि अगर रोज़े की हालत में किसी मरीज़ की शुगर 60 से कम हो जाए, तो ये वो कंडीशन है जिसमें ज़िंदगी को ख़तरा आ सकता है, जिसमें उसकी हार्ट अटैक और इस तरह के दीगर मसाइल पैदा होते हैं। तो उस दौरान जी छूट मौजूद है उलमा की तरफ से भी कि रोज़े को तोड़ा जा सकता है। तो 60 है, तो ये चेक जब करेंगे शुगर को रमज़ान के दौरान तो फिर पता चल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ मौजूद है कि जिसके ज़रिए जो है वो उसको कंट्रोल जो किया जाता है। और इस दौरान ये होता है कि जो पानी का इस्तेमाल और इन सब चीज़ों का जो है वो बहुत ज़रूरी है। पानी के इस्तेमाल के साथ ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग मशरूबात और ख़ासतौर पर जो फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह हैं वो उनका इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो रमज़ान में भी अलाउ नहीं होती हैं। और रमज़ान में हम ये कहते हैं कि जो बैलेंस डाइट आम दिन में लेते हैं, रमज़ान मुबारक में भी जो है वो बैलेंस डाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उसी के थ्रू जो है वो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट इसके अंदर होती है कि हम एक अच्छी और एक सेफ फास्टिंग जो है रखें। यानी रमज़ान मुबारक में भी वही चीज़ें जो आम दिनों में हम उन्हें चीज़ें
ग़िज़ा, वर्जिश और उसके हवाले से बताते हैं, तो रमज़ान मुबारक में भी इसी तरीके से करते हैं। वर्जिश का जो नेमुल बदल रमज़ान मुबारक में वह है तरावी। अगर एक मरीज़ कोई बाकायदगी से तरावी पढ़ रहा है तो उसको अलग से किसी वर्जिश करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती और बड़ी आसानी के साथ जो है वो उसको वो कर सकता है इसके अंदर। और एक अच्छी फास्टिंग, एक अच्छी तहकीक के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आखिर में मैं एक बहुत अहम पहलू की तरफ बताऊँगा कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद फिर बहुत ही अहम चीज़ है कि उसके बाद की तैयारियां भी बहुत ज़रूरी हैं। यानी कि मरीज़ ये नहीं हो कि बस रमज़ान गुजार लिया और दौरान एहतियात करी, रमज़ान के बाद ईद और जो बाकी के दिन आते हैं उसमें जो हमारी ट्रेनिंग हुई है खाने पीने की, तो वही चीज़ों को जो है वो रमज़ान मुबारक के बाद भी जारी रखे, ताकि इस पूरे दौरान में जो है वो उसको अच्छे से अच्छे तरीके से जो है वो सेफली जो है वो ज़िंदगी गुजार सके और कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट ना हो उसके अंदर। वापस कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी जी। एक है, व्हाट डू आई डू इफ आई बिकम डिहाइड्रेटेड? अगर कोई मरीज़ डिहाइड्रेट हो रहा है और उसको देखना पड़ेगा कि वो किस कंडीशन में है, उसकी वाइटल असेसमेंट होगी, इसका पल्स, ब्लड प्रेशर और सारी चीज़ें। अगर वो बहुत सीवियर डिहाइड्रेट फॉर्म है तो उसको तो फौरी तौर पे जो है वो हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होगी और ताकि जो है वो उसको वो कर देते हैं। लेकिन अगर माइल्ड फॉर्म में है तो उसको हम कहते हैं किसी भी फिजिकल एक्सर्शन ना करे और वो रेस्ट ले ले और बहुत ही आराम के साथ वो आराम करे, यानी ज़्यादा दर से एक्सर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो देख रहे हैं कि उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा उसकी कन्फ्यूजन है, स्टेट है, तो हॉस्पिटलाइज होकर कोई ड्रेप या IV फ्लूइड वगैरह की दस्तरस में आ जाएगा। और उसके बाद फिर वो अगर इफ्तार हो चुका है तो उसके बाद फिर वो अपनी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करे और इस तरीके से कर सकते हैं। एक दो और सवाल आ गए। आई वॉज टोल्ड नॉट टू चेक माई ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग द डे as it will break the fast. Is it true? No. जितने भी फ़िक़ा है हमारे सारे जो भी मुस्लिम उम्मा के उलमा ने फैसला ये बताया हुआ है कि शुगर चेक करने से रोज़ा कभी भी नहीं टूटता है। चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता, चेक करना ज़रूरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, इज इट एडवाइज्ड फॉर डायबिटिक्स टू फास्ट? इट डिपेंड्स। अगर वो पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सिक है और बहुत ही ज़्यादा उसकी हाइज और लोज शुगर आ रहे हैं तो देन ही इज़ नॉट एलिजिबल टू फास्ट। बट इफ he is okay and his blood sugars are within normal range and he is on normal oral hypoglycemic drug and its blood sugars are normal level, then he can fast safely, but with the consultation with their physician he can fast, he or she can fast. एक क्वेश्चन और है, how often should I test my blood sugar and what do I do if it becomes too high or too low? Frequently we advise कि आप हर दूसरे तीसरे दिन मुख्तलिफ टाइमिंग, जैसा अभी मैंने अपने लेक्चर के दौरान बताया था कि आप उसकी इफ्तार से पहले, इसी तरह इफ्तार के बाद और 2 और 3 डेज के बाद लाजमी कर लिया करें। और एक और बहुत ही अहम है कि जब भी कभी कुछ सिम्टम्स महसूस हो तो वो किसी भी वक्त कर सकता है, एट आइदर टाइम ऑफ द डे, चाहे वो सुबह में हो, दोपहर में हो या किसी भी टाइम पे वो कर सकता है। ये एक और क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्पेसिफिक फूड अ डायबिटिक शुड टेक ड्यूरिंग इफ्तारी और सहरी? देखिए, स्पेसिफिक फूड को रमज़ान में क्लासिफाई कोई ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो डाइट प्लान हम लोग देते हैं उन डाइट प्लान में ये कि कार्बोहाइड्रेट का जो कॉन्टेंट्स है वो हम इफ्तार पे रख लेते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादातर हम लिक्विड और जूसेस के अलावा हम ज़्यादातर जो है वो उसमें फ्रूट्स रॉ फॉर्म में जो हम देते हैं जो भी है अलाउ करते हैं, जैसे फ्रूट चाट है, दही बड़े हैं, छोले हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अलबत्ता जितनी भी हम फ्राइड आइटम हैं
वो हम अलाउ नहीं करते। अगर जैसे लेता भी है तो ये किसी दिन एक पकौड़ा एक दो ले लिए, किसी दिन एक